हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के टॉपिक से हमारे कॉमर्स और मैनेजमेंट पेपर के अंदर। तो आइए फटाफट से अपना जो डिस्कशन है आज का उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप मेंबर्स बिहेवियर आउटकम्स इन अ सीक्वेंस एज पर द सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस। तो आपकी जो ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस रहती है उसके अंदर जो आपके सीक्वेंशियल स्टेजेस रहते हैं, आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करनी है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखो, ग्रुप बिल्डिंग के जो आपके मेन प्रोसेसेस रहते हैं ना, मेन स्टेप्स रहते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं और 5 ही आपको ऑप्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे जो स्टेप्स रहते हैं, दे आर फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग। तो पहले स्टेज के अंदर आपका जो ग्रुप है आप उसे फॉर्म करते हैं। इस स्टेज पे सभी लोग ईगर होते हैं, एंक्शियस होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को जानते हैं। तो क्लियरली ए वाला पॉइंट जो है ना हमारा, ये फॉर्मिंग से जुड़ा हुआ, ये सबसे पहले आना चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, इसके बाद स्टॉर्मिंग, यानी कि कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं लोगों के बीच में और उनको फिर दूर करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंसेस वगैरह आपके ये डी वाले पॉइंट में आ रहे हैं, तो ये स्टॉर्मिंग से जुड़ा हुआ, ये आपका नेक्स्ट आने वाला है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, हमारे पास धीरे धीरे ग्रुप के नॉर्म्स बन जाते हैं और उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लोग जो है उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। तो डिससेटिस्फेक्शन, डिफरेंसेस कम हो जाते हैं और एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है। तो ये आपका सी आ जाएगा इसके बाद। एंड इसके बाद प्यारे दोस्तों, आप परफॉर्मिंग करते हैं, अच्छे से काम करते हैं ग्रुप के अंदर, आप एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करते हैं। तो ये परफॉर्मिंग वाला पार्ट हो गया। एंड प्यारे दोस्तों, लास्ट में आपका जो ग्रुप है खत्म हो जाता है, एडजर्न हो जाता है, डिसबैंड हो जाता है। और आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपसेट और डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि जिस ग्रुप के साथ, जिन लोगों के साथ आप इतने समय से जुड़े हुए थे, अब उनसे आपको पिछड़ना पड़ रहा है। तो ये कुछ सीक्वेंस आपकी बन रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है असर्शन और रीजनिंग का। असर्शन दी हुई है, पर्सन विद हाई सेल्फ एस्टीम आर लेस ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस, मोर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग गोल्स एंड मोर इफेक्टिव इन सोशल नेटवर्किंग। रीजन दिया हुआ है, सेल्फ एस्टीम मैनिफेस्ट इन सेवरल बिहेवियर्स, persons with self esteem tend to report fewer negative emotion than person with low self esteem। तो प्यारे दोस्तों, जिसकी हाई सेल्फ एस्टीम होगी उसको इन्फ्लुएंस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो कॉन्फिडेंट लोग होंगे, ज्यादा इफेक्टिव लोग होंगे। तो असर्शन भी आपकी सही है। और रीजन भी कहीं ना कहीं आपका सही है कि जो हाई स्टीम वाले लोग होंगे उनके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहेंगे वो। और ये असर्शन और रीजनिंग तो दोनों सही है। सबसे पहली चीज आपको यही पहचाननी है इन सवालों में कि असर्शन और रीजन दोनों इंडिपेंडेंटली सही है या फिर नहीं है। अगर आपने पहचान लिया कि असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, तो आप 3 और 4 वाले को तो काट सकते हो, 1 और 2 में से आपको चूज करना है। अब देखो, यहाँ पे ना कोई 100% परफेक्ट साइंस नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन में देखेंगे तो एग्जामिनर कई बार आंसर 1 का भी देगा, 2 का भी देगा और हर बार आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो 1 और 2 के बीच में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वो बिल्कुल जायज कंफ्यूजन होगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। मैं जो यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, आप जनरली ऐसा करके देखा करो कि जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है उसको खत्म करके बिकॉज लगा दो उसके आगे। कैसे लगा दो? पर्सन विद हाई सेल्फ एस्टीम आर लेस ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस, मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर इफेक्टिव बिकॉज, इसके आगे ये लगा दो, पर्सन विद हाई सेल्फ एस्टीम टेंड टू रिपोर्ट फ्यूअर नेगेटिव इमोशन देन पर्सन विद लो सेल्फ एस्टीम। वो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें नेगेटिविटी कम होती है। वो ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी कम होती है। तो ये जो है ना प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं रिलेशन तो, संबंध तो बन रहा है। और इसीलिए आई थिंक एग्जामिनर ने जो आंसर है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगर आपको 2 भी लग रहा था, मैं आपको पूरे तरीके से गलत नहीं कहूंगा, बट अगेन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का ही होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैथ द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है। लिस्ट 1 में आपके मैनेजमेंट थिंकर्स हैं और लिस्ट 2 में उनकी अप्रोचेस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम मैनेजमेंट थिंकर्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं? हमारे पास कर्ट लुइन, फ्रेड फिडलर, हेनरी फ्योल और डेविड मैक्लेलैंड यहाँ पे आ रहे हैं। तो कर्ट लुइन हमारे पास किससे मैच होंगे यहाँ पर? अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग। इन्होंने चेंज की बात करी थी कि आपका जो चेंज का प्रोसेस होता है उसके अंदर 3 स्टेप्स रहते हैं। तो आपका ए जो है 4 से मैच होगा। इसके बाद है फ्रेड फिडलर। इन्होंने लीडरशिप का जो कॉन्टिजेंसी थ्योरी है वो दी है, जिसमें इन 3 चीजों की बात करी है, पोजीशन, पावर, टास्क स्ट्रक्चर और लीडर मेंबर रिलेशंस की। और हेनरी फ्योल तो आप सभी जानते हैं, 14 प्रिंसिपल्स, जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड और स्केलर चेन आता है। डेविड मैक्लेलैंड मोटिवेशन थ्योरी से जुड़ी हुई है। इन्होंने बात करी है आपकी नीड फॉर पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट की। तो आपकी जो यहाँ पे मैचिंग बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी।
आप आसानी से अपना जो आंसर मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका मार्क कर सकते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है हमारे पास, इफेक्टिव मेंटरिंग रिक्वायर्स ट्रस्ट एंड द लेवल ऑफ ट्रस्ट रिफ्लेक्ट द मेंटर्स। अब प्यारे दोस्तों, इस सवाल की खासियत अगर मैं आपको बताऊं, तो ये सवाल एग्जामिनर ने ना एग्जैक्टली पिक किया है गैरी डेसलर की किताब से। गैरी डेसलर की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की किताब है, आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। फॉरेन ऑथर की किताब है, टाइम है तो ही पढ़ना। ये सीधा सीधा सवाल आपको वहां से एक स्टेटमेंट उठाई और उसको लेकर बना दिया। अब ऑप्शंस यहाँ पे काफी क्लोज आपको लग सकते हैं। अब गैरी डेसलर की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि इफेक्टिव मेंटरिंग रिक्वायर्स ट्रस्ट एंड द लेवल ऑफ ट्रस्ट रिफ्लेक्ट्स द मेंटर्स कॉम्पिटेंस, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन एबिलिटीज एंड कंट्रोल शेयरिंग रेडीनेस। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी। इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगर आप इन जनरल इस सवाल को सोचने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप बाकी ऑप्शंस में भी कंफ्यूज हो सकते हो। आप एक बार रीड जरूर करके देखना। बट ये सवाल काफी ज्यादा पर्टिकुलर हो गया एक ऑथर को लेकर। और मेरे को लगता है कि इस सवाल में कहीं ना कहीं काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आई होगी, क्योंकि ऐसे सवाल अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो एक पर्टिकुलर ऑथर की किताब पढ़ना और उसकी लाइंस को याद भी रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉसिबल है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो वैसे आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आगे के एग्जाम्स के लिए आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल एक्शंस आर फॉलोड टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। तो आपकी चेंज के प्रति जो रेजिस्टेंस है कि लोग चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप कौन से मैनेजरियल एक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आर स्ट्रॉन्ग टूल्स फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज। अब देखो पहले वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसमें मुझे दो चीजों से प्रॉब्लम हो रही है। एक तो यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, एक ये वर्ड लिखना चाहिए था। और ये स्ट्रॉन्ग जो है ना, ये वाली चीज से भी मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कितने हैं कितने नहीं है इस चीज को लेकर यहाँ पे जरूर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। तो अभी इसके रिगार्डिंग मैं आपको कोई कंक्रीट नहीं बोलता, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर बी की तरफ। अलाउ पार्टिसिपेशन टू दोज हु अपोज अ चेंज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो जो चेंज को अपोज कर रहे हैं, आप उनको मौका दो कि वो पार्टिसिपेट करे चेंज को इंट्रोड्यूस करने में। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वैलिड लग रहा है। नेगोशिएशन में बिकम वाइटल व्हेन रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम अ पावरफुल सोर्स। तो अगर कोई रेजिस्टेंस कर रहा है तो आपको उसके साथ नेगोशिएशन भी करनी पड़ेगी, स्पेशली अगर कोई पावरफुल सोर्स से आ रही है तो उसको दबा नहीं सकते, उसकी बातों को भी सुनना पड़ेगा, नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय काउंसलिंग डज नॉट सर्व द पर्पस। ये तो सीधा सीधा ही गड़बड़ हो गई। तो चेंज ला रहे हो, रेजिस्टेंस को आपको रिड्यूस करना है, तो एम्प्लॉय को काउंसलिंग तो करनी पड़ेगी। नॉट वर्ड क्यों डाल दिया आपने, तो ये वाला तो पक्का ही गलत होना चाहिए। कोवर्जन कैन बी यूज्ड टू गेट सपोर्ट इजीली। अगर देखो आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो आसानी से सबको अपने साथ मिला सकते हैं। अगर प्यार मोहब्बत से मनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो कोवर्जन तब इस्तेमाल करें जब आपको बहुत जल्दी आपका जो चेंज है उसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो बी, सी और ई जो है हमारे पास, वो तो सीधे सीधे ही सही लग रहे हैं यहाँ पर। वो सीधे सीधे आपके आंसर का पार्ट बन जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ए को हटा देंगे, डी को तो हटाना ही है, डी तो वैसे ही हटा दो आप। और आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का ही बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, हनीवेल इंक्स मूव फ्रॉम अ हायरार्कियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर टू अ मच फ्लैटर एंड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर इज अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले आपका हायरार्कियल स्ट्रक्चर था, बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, हायरार्कीज थी। अब आपने फ्लैट कर दिया, टीम बेस्ड स्ट्रक्चर कर दिया है। तो आप किसकी तरफ यहाँ पे मूव ऑन कर चुके हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, वर्क स्पेशलाइजेशन। तो प्यारे दोस्तों, क्लियरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ना कुछ सेंट्रलाइज्ड था। आपकी जो कंपनी है उसने सारा का सारा कंट्रोल कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज किया होगा टॉप मैनेजमेंट ने, और इसीलिए प्रॉपर हायरार्कीज बनाकर रखी होंगी। बट अभी कहीं ना कहीं हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया होगा, तो हमारा स्ट्रक्चर फ्लैट हो गया। हमने हमारे जो अलग अलग लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको ज्यादा अथॉरिटी वगैरह दे दी होगी। तो टीम बेस्ड स्ट्रक्चर हमारे पास बन चुका है। तो इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 2 डिसेंट्रलाइजेशन का ही यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स एंड बिहेवियर्स डू नॉट कैरेक्टराइज कलेक्टिविज्म। अब देखो ये सवाल आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग से ही सॉल्व करना है, कोई अलग से कलेक्टिविज्म की पूरी क्लास आपको करने की जरूरत नहीं है। कलेक्टिविज्म का मतलब क्या हुआ कि मिलकर काम कर रहे हैं। कलेक्टिविज्म मतलब कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे बिलीव्स हैं, ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि सब लोगों के कंबाइंड है। तो ऐसा ऐसे किसी सिनेरियो को कलेक्टिविज्म बोल सकते हैं। तो इसी सोच के साथ, इसी माइंडसेट के साथ आप एक बार ऑप्शंस पढ़ो। रिलेशंस आर मॉरल नॉट कंट्रेक्चुअल। आपको यहाँ पे डज नॉट बताने की, डज नॉट। रिलेशंस टेक प्रेसिडेंस ओवर टास्क। अब देखो यहाँ पे
जब एक ग्रुप की बात होती है तो उसमें ग्रुप के रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं टास्क से। और ह्यूमन बिहेवियर की इंपॉर्टेंस के बारे में आपने एल्टन मायो की जब बातें पढ़ी होंगी तब भी पढ़ा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 है ये तो बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल ओपिनियंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टिव ओपिनियंस, यानी कि आपके पूरे ग्रुप का ओपिनियन अलग हो सकता है, इंडिविजुअल का ओपिनियन अलग हो सकता है, तो ऐसा कलेक्टिविज्म में कभी नहीं होगा। तो आपके जो इंडिविजुअल का ओपिनियन है वो बनेगा ही ग्रुप के ओपिनियन के मुताबिक। तो इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द कलेक्टिव ओपिनियन, डिपेंडेंट ऑन द ग्रुप ओपिनियन। तो ये कलेक्टिविज्म के अंदर सी वाला नहीं आना चाहिए और ये आंसर होना चाहिए। बाकी फोर मेंटेनिंग हार्मनी दिया हुआ है। तो ठीक है, ये सारी चीजें तो आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर लेंगे, बट पॉइंट नंबर 3 तो सीधा सीधा गलत है और यही आंसर आपका यहाँ पे बनेगा, बिकॉज इट डज नॉट कैरेक्टराइज कलेक्टिविज्म। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड व्हाइल अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए आपको कौन सी चीजों को कंसीडर करना है, ऐसा कुछ सवाल पूछ रहा है। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको 5 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी हैं, और अगर आप इनको रीड करते हैं यहाँ पे एक बार फटाफट से रीड करिए। इसका जो आंसर दिया है मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने दिया ए, सी और ई का। ए आपके पास है कंफ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसे यहाँ पे बोला जाता है रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट। और सी वाला जो दिया हुआ है कंफ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क, तो ये बेसिकली आपका बनता है टास्क कंफ्लिक्ट, कि किस जो आपका कंटेंट है, टास्क है, उसको लेकर कंफ्लिक्ट है। और इसके अलावा आपको दिया कंफ्लिक्ट ओवर हाउ द वर्क गेट्स डन, ये आपका है प्रोसेस को लेकर कंफ्लिक्ट। तो ये 3 तरीके के कंफ्लिक्ट आपके हो सकते हैं, टास्क, रिलेशनशिप और प्रोसेस, और ये आंसर में ये दे रहा है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन को ऐसे पूछना चाहिए था कि कौन से तरीके के कंफ्लिक्ट्स आपके पास होते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या क्या कंसीडर करना चाहिए। कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ये कंफ्लिक्ट भी कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे बी और डी वालों को अगर हम पढ़ते हैं, ऑल कंफ्लिक्ट्स आर नॉट बैड एंड कैन बी टेकन पॉजिटिवली। तो जो कंफ्लिक्ट्स बैड हैं, कंफ्लिक्ट्स बैड नहीं है, पॉजिटिवली देख सकते हैं, तो उनको अवॉइड नहीं भी करना चाहिए, ऐसा भी आप लिंक बना सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये सवाल जो है ना इतना सही तरीके से फ्रेम किया नहीं हुआ है। बस ये सिंपली ये पूछना चाह रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और सीधा सीधा नहीं पूछना चाह रहे, थोड़ा घुमा फिरा के पूछना चाह रहे हैं। तो थोड़ी सी बेहतर फ्रेमिंग आई थिंक इस सवाल की हो सकती थी। फिलहाल जो इसका आंसर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डेट इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, 2 स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे दे रखी है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, planning premises are defined as the anticipated environment in which plans are expected to operate. They include assumptions or forecasts of the future and known conditions that will affect the operation of the plan. तो जब आप प्लान बनाते हैं तो कुछ assumptions लेकर चलते हैं और उन्हें प्लानिंग प्रेमिसेस का नाम दिया जाता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Second statement कह रही है, no distinction should be drawn between forecast that are planning premises and forecast that are translated into future expectancies, usually into financial terms from actual plans developed. अब जो भी आप forecast कर रहे हो सकता है कुछ forecast को आप फ्यूचर एक्सपेक्टेंसीज में डेवलप कर लो, उनके बेसिस पे कुछ फाइनेंशियल बजट्स वगैरह तैयार कर लो। उनको डिस्टिंग्विश करना चाहिए आपको प्लानिंग प्रेमिसेस से या नहीं करना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट इससे जुड़ा हुआ है। अब देखो, जिनको आपने फाइनेंशियल टर्म्स में क्वांटिफाई कर लिया वो चीज अलग है, और आपके जो प्लानिंग प्रेमिसेस रह गए, बेसिक अजम्पशंस रह गई, वो चीज थोड़ी सी अलग चली गई। तो दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन तो होने ही चाहिए, दोनों अलग अलग हो जाती है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 इज राइट, 2 इज नॉट, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। देखो यहाँ पे डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, नो वर्ड डालकर इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ पे गलत कर दिया। ऐसी गलतियां पकड़ने का जो हैबिट है ना, वो आपको डेवलप तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन प्रॉपर ऑर्डर। तो आपके लर्निंग के जो स्टेप्स है उसको प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अब देखो, जितने भी ऑथर्स हैं वो सब अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से लर्निंग के जो स्टेप्स हैं उनको सीक्वेंस करने की बात यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएगा उसी को रीड करके कोशिश करनी है कि आप बनाने की कोशिश करें कि क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ले रखा है एक्वायरिंग नॉलेज, इंटरनलाइजेशन ऑफ न्यू नॉलेज यूजिंग लर्निंग, असिमिलेशन, एप्लीकेशन, सेल्फ मॉनिटर्ड लर्निंग। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी सोच सकते हो, वरना मेरे साथ साथ यहाँ पे समझ सकते हो। देखो, सबसे पहला क्या होगा, आप कोई नॉलेज एक्वायर करेंगे। नॉलेज एक्वायर करना, जैसे लेट सपोज आपने गाड़ी चलाना सीखी, तो आपने गाड़ी चलाने की नॉलेज जो है वो एक्वायर करी। आपको किसी ने गाड़ी सिखाई, आपने वो नॉलेज एक्वायर करी, और उस नॉलेज को अपने अंदर क्या किया, एसिमुलेट किया, उस नॉलेज को रिटेन किया कि कौन से किस चीज से क्या होने वाला है। अगर मैं ब्रेक दबाऊंगा तो गाड़ी रुकेगी, एक्सलरेटर कौन सा है, गियर कैसे चेंज करना है।
तो ये सारी चीजें आपने अपने अंदर क्या कर ली, एसिमुलेट कर ली। और ये वाली जो नॉलेज है ना, अब आपके अंदर इंटरनलाइज हो गई, आपके अंदर ये नॉलेज जो है ना वो बैठ गई है, वो समा गई है। अब इस नॉलेज को आप क्या करने वाले हैं, इस नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे और नई सिचुएशंस में अप्लाई करेंगे। आपने अब गाड़ी चलानी सीखी है, लेट सपोज आपने गाड़ी चलानी सीखी थी, कोई छोटी वाली गाड़ी, मारुति की गाड़ी चलानी सीखी थी। अब इस नॉलेज को, इसी लर्निंग को आप कोई बड़ी गाड़ी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई बड़ी होंडा की गाड़ी चला रहे हैं, उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नॉलेज को जो आपने एक्वायर किया, आप उसको अप्लाई करते हैं। और ये जो अप्लाई करता है, उससे आपकी जो नॉलेज है, आप धीरे धीरे हर सिचुएशन में उसे अप्लाई कर पाते हैं। अभी तो होंडा की गाड़ी चला रहे हैं, कल को जौन सी मर्जी गाड़ी आप चला लेंगे। हर सिचुएशन में आपकी लर्निंग अप्लाई हो जाएगी। और आप उस लर्निंग को क्या करते रहेंगे, सेल्फ मॉनिटरिंग करते रहेंगे। आप देखते रहेंगे कि कोई लर्निंग में चेंज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। हो सकता है बाद में कोई टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आए तो आप अपने लर्निंग को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। हो सकता है बड़ी गाड़ियों में कुछ अलग से फीचर हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लर्निंग को थोड़ा सा अलग से चेंज कर लेंगे। तो मॉनिटरिंग आप खुद से करते रहेंगे और अपनी नॉलेज में जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो खुद से करते रहेंगे। तो सीक्वेंस हमारी बन गई थी ऑप्शन नंबर 1 वाली। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारे पास है मोटिवेशनल थ्योरीज और लिस्ट 2 में हमारे पास है उनके प्रोपाउंडर्स। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम लिस्ट 1 की बात करें, सबसे पहले नीड हायरार्की थ्योरी दे रखी है और हमें क्लियरली मालूम है कि ये थ्योरी हमें मास्लो ने दे रखी है, तो ये आपका 2 से मैच होगा और इसी से आंसर ऑप्शन 2 तो बन ही जाएगा। बाकी 2 फैक्टर थ्योरी आपकी फ्रेडरिक हर्सबर्ग से जुड़ी हुई है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर ब्रूम से जुड़ी हुई है जी आपकी। और इसी के साथ साथ थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जुड़ी हुई है आपकी मैकग्रेगर से। और ये आपकी सारी मैचिंग बन गई ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है। लिकट हैड प्रपोज्ड ओनली 6 डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, हु प्रपोज्ड 7 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को लेकर अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, अलग अलग डायमेंशंस की बात उन्होंने करी है। अब कह रहे हैं कि लिकेट ने 6 डायमेंशंस की बात करी थी, किसने 7 डायमेंशंस की बात करी थी। एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। देखो, लिकेट ने 6 डायमेंशंस की बात करी थी, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन, गोल एंड कंट्रोल की। और लिटविन और स्ट्रिगर जो है, इन्होंने बात करी थी 7 डायमेंशंस की, जिसमें कंफर्मिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैंडर्ड, रिवॉर्ड, क्लैरिटी, वार्मथ, सपोर्ट और लीडरशिप हमारे पास आ जाता है। तो क्लियरली यहाँ पे जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ये वाला सवाल थोड़ा सा फैक्चुअल याद करने वाला हो गया। तो जिसने ये याद किया होगा, पढ़ा होगा, उसने तो आंसर कर लिया होगा। बाकियों के लिए ये चीज थोड़ा सा आंसर करना मुश्किल रहा होगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। Which of the following are the 4 stages of psychosexual development for personality development according to Freud? तो फ्रॉड ने हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेजेस बताई हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस भी उन्हें बोला जाता है। और इसके अंदर कौन सी स्टेजेस आएंगी, 5 दे रखी हैं, 4 कौन सी आएंगी, ऐसा ये सवाल आपसे पूछ रहा है। ओरल, एनल, फेलिक, मेटिकुलस या फिर जेनिटल। तो क्लियरली पता चल रहा है यार, ये मेटिकुलस वाली तो आनी नहीं चाहिए, ये तो कट ही जाना चाहिए और आप आंसर लगा सकते हो ऑप्शन नंबर 2 का। बहुत ही इजी सवाल है। हमारे पास यहाँ पे ये 5 स्टेजेस नॉर्मली देखने को मिलती है। और ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट और जेनिटल, ये स्टेजेस हमें देखने को मिलती है। तो मेटिकुलस वाला तो वैसे ही कट हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है। दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है। स्टेटमेंट नंबर 1 आपको दे रखी है। The adaptation of leadership styles to different contingencies has been well characterized by Robert Tenenbaum and Warren Schmidt, developers of leadership continuum concept। तो इन्होंने कुछ लीडरशिप कॉन्टिनम का कंसेप्ट हमें दिया है। ऐसा कुछ कॉन्टिनम बनाया हुआ है, उसमें एक्सट्रीम साइड पे रखे हुए हैं। जैसे एक साइड पे पूरा अथॉरिटेटिव लीडरशिप आ गया और एक्सट्रीम साइड पे लेजर्स फेरे लीडरशिप आ गया, जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोल फॉलोअर्स को दे रखा है। तो ऐसे इन्होंने एक्सट्रीम की बात करी हुई है और बीच में अलग अलग हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है इस कॉन्टिनम के ऊपर। तो ऐसा फंडा इन्होंने बता रखा है कि अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अलग अलग जो स्टाइल है वो फॉलो कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे सी लीडरशिप एज evolving varieties of style ranging from one that is highly boss oriented। तो हाईली बॉस ओरिएंटेड हमारे पास जो पूरा ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गया, टू वन दैट इज हाईली सबॉर्डिनेट सेंटर्ड। तो हमारे पास जो लेजर्स फेरे हो गया वो पूरा सबॉर्डिनेट सेंटर्ड हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्टाइल्स की बात करी हुई है। तो ये स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन गया। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट हियर। ऑप्शन 1 इज द आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर्ग्यूड दैट एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर।
अगर आप ऑप्शंस पढ़ोगे ना वैसे ही 2, 3 और 4 तो आपको पता लग जाएगा, अरे ये तो मैनेजमेंट का जो कोर प्रिंसिपल्स थ्योरीज है उनसे जुड़े हुए हैं। जो लियोन फेस्टिंगर है ना, ये जुड़े हुए हैं हमारी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस से। आपने ये थ्योरी पक्का से पढ़ी होगी, अगर आपने एटीट्यूड का टॉपिक पढ़ा है उसमें पक्का से 100% पढ़ी होगी। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहती है कि आपके एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ना उनके बीच में कॉन्सोनेंस रहना चाहिए, डिसोनेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप लेट सपोज आपका एटीट्यूड क्या है, आपको स्मोकिंग के प्रति आपके एटीट्यूड की बात करते हैं, आपको आपको लगता है स्मोकिंग करना जो है ना बहुत ही बेकार है, उससे आपकी जो तबीयत है, हेल्थ है, काफी खराब हो जाती है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, एक नेगेटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं आप स्मोकिंग के अगेंस्ट। और अगर मैं आपका बिहेवियर देखूं तो आप दिन रात स्मोकिंग करते रहते हैं। तो एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ना दोनों में अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंस नहीं होगी, आपका एटीट्यूड है स्मोकिंग के प्रति नेगेटिव और आप दिन भर क्या करते रहते हैं, स्मोक करते रहते हैं, तो ये दोनों उल्टे जा रहे हैं ना, तो दिस मींस की डिसोनेंस हो गई। और आप इस डिसोनेंस को किसी भी कीमत पे कम करने की कोशिश करेंगे, या तो अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे या बिहेवियर चेंज करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ना वो फॉलो करते हैं एक दूसरे को, ऐसा आर्ग्यू किया फेस्टिंगर ने अपनी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस आर सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज इन विच सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एंगेज इन अ सीक्वेंस ऑफ टास्क दैट विल लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज से थोड़ा सा वाइडर कंसेप्ट हो जाता है। डेवलपमेंट के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको और बेहतर बनाया जा सके, और उसके लिए काफी सारी इंटरवेंशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, काफी सारे टूल्स टेक्निक्स आप कह सकते हैं अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग, एमबीओ, प्रोसेस कंसल्टेशन, बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। द रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन इज क्वाइट एक्सटेंसिव, तो बिल्कुल बहुत सारी इंटरवेंशन है। दे हैव बीन डेवलप्ड टू सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी को हम सॉल्व कर सकते हैं इंटरवेंशन से। तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इजी सवाल है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग? तो प्यारे दोस्तों, फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, पहले तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पता होना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके पास एक टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की, बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। और फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग बोला जाता है एलेक्स एफ ऑसबॉर्न को, जिन्होंने इस टेक्निक की बात करी थी अपनी एक किताब के अंदर। उनकी किताब का नाम था अप्लाइड इमेजिनेशन। इस किताब के अंदर ये जो है टेक्निक की बात की गई और यहां से काफी पॉपुलर हो गई। तो आपको याद रखना है एलेक्स एफ ऑसबॉर्न, इनसे जुड़ी हुई है टेक्निक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब अगला सवाल है आपके पास मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे दे रखी है, और लिस्ट 1 में आपके पास कुछ थ्योरीज है और लिस्ट 2 में उनके प्रोपाउंडर्स हैं। तो मैं जैसी नजर डाल रहा हूँ, मेरी सबसे पहले नजर पता नहीं क्यों 7S अप्रोच पे जा रही है। और 7S अप्रोच मुझे पता है मैकेंजी ने दी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और देखो जी यहाँ पे मैकेंजी को 7S से मैच कर दिया, और उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच की नजर मेरे साथ जो मिल रही है वो एल्टन मायो के साथ जाके जुड़ रही है। तो क्योंकि एल्टन मायो ने कहीं ना कहीं बिहेवियरल अप्रोच की बात करी थी, ये तो आप सभी जानते हैं, काफी पॉपुलर अप्रोच है। और अगर मैं इसी में मैचिंग करनी शुरू कर दूं कि मेरा B4 हो जाए और D1 हो जाए, शायद इसी से आंसर मेरा बन ही जाएगा। और ये आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट को हेनरी फ्योल से मैच कर देंगे, और सोशल सिस्टम अप्रोच आपके पास बचा उसे आप पेरेटो से मैच कर दीजिए। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, द वेराइटी ऑफ अप्रोचेस टू मैनेजमेंट एनालिसिस, द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट व्यूज have resulted in much confusion as to what management is, what management theory and science is, and how managerial events should be analyzed. Who called this situation the management theory jungle? अब देखो, अब मैनेजमेंट जब आप पढ़ते हो, मैनेजमेंट आप अपने सिलेबस के अंदर पढ़ाई करते हो, तो उसके अंदर आप देखते हो कि बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है, अलग अलग ऑथर्स ने अपनी अपनी बातें बता रखी है। तो इस चीज से ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से हम मैनेजमेंट को देखें। और ये जो सारा सिनेरियो है ना, इसे मैनेजमेंट थ्योरी जंगल का नाम दे दिया। किसने मैनेजमेंट थ्योरी जंगल का नाम दे दिया, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है हेरोल्ड कुंट्स। इन्होंने इस पूरी सिचुएशन को
मैनेजमेंट थ्योरी जंगल का जो नाम है वो यहाँ पे दिया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, टू सेट्स ऑफ थ्योरीज आर पॉपुलर इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लिटरेचर, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। बिहेवियरल थ्योरी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, परसीव्ड कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल लर्निंग और प्रायर लर्निंग। तो प्यारे दोस्तों ये वाला जो सवाल है ये हमारे लर्निंग टॉपिक से जुड़ा हुआ है, लर्निंग टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल है, मैनेजमेंट के अंदर ये पूछा गया था। और अगर हम बात करें हमारी लर्निंग को लेकर थ्योरीज की, तो बहुत अलग अलग थ्योरीज है हमारे पास। और जब भी हम बात करते हैं थ्योरीज की, तो उसके अंदर देखो क्लासिकल, ओपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, ये सब की तो बात होती है। तो ये वाली थ्योरीज जो है ना काफी पॉपुलर थ्योरीज है हमारी लर्निंग की, और आंसर के अंदर भी यही आ रही है। और ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ना दो यहाँ पे, परसीव्ड कॉन्सिक्वेंसेज और प्रायर लर्निंग, ये वाले जो दोनों ऑप्शंस है दे आर मोर रिलेटेड टू दी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज। कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर ऐसा होता है कि आप प्रायर लर्निंग के बेसिस पे कोई बिहेवियरल चॉइस लेते हो, आपको परसीव्ड कॉन्सिक्वेंसेस मालूम होते हैं, यानी कि आपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पहले से परसीव किए होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको रिजल्ट मिलता है, एंड इट अगेन एड्स टू योर लर्निंग। तो ऐसा कुछ कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आता है। तो ए, बी और डी जो है ना हमारे, दे क्लियरली फॉर्म पार्ट ऑफ द बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज, और इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द बजटिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो आप जो बजट बनाते हैं उसके पूरे प्रोसेस को आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आप एक बार फटाफट से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या पॉइंटर्स यहाँ पे है जिनको आपको अरेंज करना है। बहुत ही इजी है अरेंज करना। सबसे पहले आप अपने एस्टिमेट्स को ऑब्टेन करेंगे। तो प्रोडक्शन वालों से एस्टिमेट मंगा लो, सेल वालों से एस्टिमेट मंगा लो। उन एस्टिमेट्स को फिर आप कोऑर्डिनेट करोगे। जो जो आपका सेल होना है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्शन करोगे, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इसके बेसिस पे आप अपने बजट को तैयार करोगे और सबको कम्युनिकेट कर दोगे। और कम्युनिकेट करने के बाद सब उसे लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और रेगुलरली आप मॉनिटर करते रहोगे कि जो भी आपके बजट के ऑब्जेक्टिव्स थे उसे पूरा कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत ही इजीली हमने यहाँ पे कर लिया इसे। तो करेक्ट आंसर में हमारे पास आएगा जी बी AEBDC, है ना जी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे होते हैं जी आज के सवाल खत्म। अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को, जिनकी सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए सेशन में इतना ही। आई होप यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर के सवाल आज हमने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको यहाँ पे समझ में आए। इस सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।